वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापील पर। देखिए छात्रों, जो हमारा अध्याय है वो अम्ल क्षार व लवण है ना। एक वीडियो में मैं अम्ल क्षार व लवण के बारे में आपको बता चुका हूँ, साथ में इससे क्वेश्चन बता चुका हूँ पीएच पैमाना है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिससे आपको 2 अंक के विकल्प आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आज इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। और इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को यहाँ पे खत्म भी करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि अम्ल व क्षार आपस में, या हम लिख सकते हैं परस्पर, अम्ल व क्षार परस्पर या आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे उदासीनीकरण में कि अम्ल व क्षार परस्पर आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा पानी बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण देखिए आप लोग, है ना। अम्ल, तो मैंने एक अम्ल लिया यहाँ पे HCl जो कि क्या है, अम्ल है ना। फिर क्या बोला उसने परिभाषा में, अम्ल व क्षार, मैंने एक क्षार ले लिया NaOH, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा अम्ल, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर क्या बोला उसने, दोनों आपस में या परस्पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। दोनों की मैं क्या करवा देता हूँ, अभिक्रिया करवा देता हूँ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, क्या बना रहा हो, लवण यानी नमक, NaCl, यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। क्या बना लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। प्लस बचा क्या मेरा, देखिए यहाँ से OH बचा है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H और एक O, क्या बन गया, H2O, पानी। बहुत ही आसान तरीके से इस अध्याय को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना, उदाहरण देकर समझाइए। तो अम्ल व क्षार और आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जैसा उसने परिभाषा में बोला, एक अम्ल लिया भैया, उसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर वो क्या बोला उसने, क्षार ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, लवण और पानी। तो ये काय का सूत्र है हमारा, NaCl, लवण यानी नमक का, साधारण नमक का, है ना। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और क्या बन गया, H2O, पानी। मतलब वहाँ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे कि भैया क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको इसको समझा दूंगा मैं, है ना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ, क्या बोला उसने, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2H2O, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, जल के साथ, मेरे को जल का सूत्र पता है, पानी क्या होता है इसका, H2O, है ना। अब उसने बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए।
तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे जिप्सम का सूत्र, जिप्सम क्या होता है इसका सूत्र, CaSO4 2H2O। देखिए अब हम वापस से क्वेश्चन की बात करते हैं, इन सूत्रों के माध्यम से आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा ना। देखिए क्या बोला उसने, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो मैंने क्या करा, जैसा उसने वो बोल रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। मैंने लिखा भैया अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, है ना। फिर मैंने इसकी थ्योरी में लिख दिया कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है, जिप्सम बनाता है। क्वेश्चन हमारा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सूत्र लिख दो, जैसा वो बोल रहा है CaSO4 1/2H2O का सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। किसके साथ अभिक्रिया कराने को बोल रहा है, जल का सूत्र क्या होता है H2O। अब आप जानते हो कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है ना। जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 2H2O, क्या बन गया, जिप्सम। अब देखिए जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिप्सम बना रहा है। अब इधर हम देखते हैं तो हमारे जल के पास आधा हिस्सा है, हमें और कितना चाहिए, 1/1/2, 1.5 भाग ये कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 2H2O। मतलब अभिक्रिया हमारी संतुलित है। अभिक्रिया को बैलेंस करना भी जरूरी है ना। किस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ना तो हम किसी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया यदि आती है तो आपको दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी देखना, बराबर देखना है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को बहुत आसान बना लिया हमने, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सीधा आंसर लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। उसका जो क्वेश्चन था वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो आप सीधा सा लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता है आपको, क्या होता है CaSO4 1/2H2O। किसके साथ अभिक्रिया करने को बोल रहा है, जल का सूत्र आपको पता था, और क्या बनता था वो आपको पता होना चाहिए। क्या बन रहा था भैया, जिप्सम बन रहा था। आपने जिप्सम का सूत्र लिख दिया, ये आपके अभिक्रिया का समीकरण हो गया, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन क्या हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। देखिए 2 लाइन से हम इसका आंसर दे देंगे। आर्द्ररोधी, आर्द्र मतलब होता है नमी, या हम बात करें सीधा इसका संबंध है पानी से। रोधी यानी रोकने वाला, रोकने वाला। क्वेश्चन क्या है तीसरा हमारा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में, है ना, क्यों रखा जाना चाहिए। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, एक शब्द तो मेरा ये हो गया आर्द्ररोधी, आप समझ चुके हो किससे बोलते हैं, है ना। ऐसा पात्र या ऐसा बर्तन जो जिसमें पानी ना पहुंचे, है ना, या नमी ना पहुंचे, ठीक है। फिर जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं POP। ये होता है एक सूखा हुआ पाउडर। क्या होता है, सूखा हुआ पाउडर। जैसे आपने देखा सीमेंट को जैसे आप पानी के संपर्क में लाओगे क्या होगा, बेकार हो जाएगी भैया, जम जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या होता है, सीमेंट की तरह ही होता है, एक सूखा हुआ पाउडर होता है। और जैसे ही ये जल के संपर्क में आता है, तो अभी हमने अभिक्रिया में क्या देखा था, CaSO4 1/2H2O क्या बना लिया, 1/1/2H2O जल के संपर्क में आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या बना लिया CaSO4 2H2O। काय का सूत्र है, जिप्सम का। और जे की कैसा होता है हमारा, कठोर होता है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तनों में, मतलब ऐसे पात्र में रखते हैं जहाँ की पानी ना पहुंचे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए व एक उदाहरण देकर समझाइए। व धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन उसने बोला है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए व एक उदाहरण देकर समझाइए, है ना। और धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे 3 भागों में उसने क्वेश्चन को बांट दिया है ना। तो हम बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण देकर समझाइए, है ना। या ऐसा पूछ सकता है कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, या बोल सकता है धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण दीजिए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है ना, एक उदाहरण देकर समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूँ। देखिए उदाहरण लिया मैंने, है ना, एक धातु ली है और उसका नाम है Zn, है ना। धातु हो गई मेरी, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करेंगे। प्लस इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने को बोल रहा हूँ, अम्ल H2SO4 जो कि अम्ल है। जब मैं इसके साथ अभिक्रिया कराता हूँ तो देखिए यहाँ से निकल जाता है Zn, यहाँ से निकल जाता है SO4। क्या बना लिया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का लवण, जिंक सल्फेट ना लवण। बचा क्या, H2 बचा है प्लस H2। इस समीकरण से उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। देखिए क्या बोला उसने, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस है भैया, ये है हाइड्रोजन गैस। तो आप सीधा सा उत्तर में क्या लिखोगे, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर उसने बोला एक उदाहरण देकर समझाइए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण हो जाएगा। अब आती है बात जांच। तो जांच कैसे होती है कि जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती को, है ना, जैसे ही आप जलती हुई मोमबत्ती को इस हाइड्रोजन गैस के संपर्क में यदि लेकर आते हो तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पिट पिट की ध्वनि, या उसे बोलते हैं पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब इस प्रकार की यदि ध्वनि आती है तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है या निकल रही है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को उसने 3 रूपों में पूछा है। पहला क्या पूछा उसने कि जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप लिखोगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण हो जाएगा। जांच कीजिए, तो जांच में क्या लिख दोगे, जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती को हम इस गैस के संपर्क में ले लाते हैं तो, है ना, पिट पिट की ध्वनि या पोप ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। देखिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, अम्ल व क्षार में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा चैप्टर 2 है उससे 4 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, तो अंतर पूछ सकता है ना। अम्ल क्षार में अंतर क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा व कसेला होता है, कसेले होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, ये मेरे नाम से हो जाएगा अनिला, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा पॉइंट आप बना लेना HCl, H2SO4, है ना। इसके बाद हम बात करें HCOOH आदि सभी किसके उदाहरण हैं? अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसा कैसे सेम क्या कर दोगे आप? थर्ड पॉइंट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि सभी किसके उदाहरण है? भैया क्षार के उदाहरण है। ठीक है, 4 का बोला है। चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा? अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन बनाता है। क्या बनाता है? H+ आयन बनाता है। और क्षार जल में घोलने पर क्या बना रहा है? OH- आयन बनाता है ना। इस क्वेश्चन को मैं पिछली वीडियो में बता चुका है, इसलिए थोड़ी सी हमने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है। तो आप सीधा से क्या लिख दोगे कि भैया अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा व कसेला होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल आदि अम्लों के उदाहरण है ना। क्षार में से कर दोगे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षार के उदाहरण है। फोर्थ पॉइंट बन जाएगा अम्ल को हम जब जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन बनाता है, क्षार को जब हम जल में घोलते हैं तो OH- आयन बनाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला हमारा pH पैमाना, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, है ना। एक बार फिर बता रहा हूं, pH पैमाना किसी भी ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, pH पैमाना क्या होता है? किसी भी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को व्यक्त करने वाला पैमाना pH पैमाना कहलाता है ना। फिर इसके वो महत्व पूछ सकता है। महत्व क्या है pH पैमाने के? तो देखिए भैया, जैसे धातु का pH मान ज्ञात करने में, है ना, वर्षा जल का pH मान ज्ञात करने में, कृषि की उपजाऊ क्षमता या उर्वरक क्षमता ज्ञात करने में, ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा संक्षारण, है ना, इसे बोलते हैं हम जंग। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3XH2O। ये जंग का रासायनिक सूत्र 1 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि आपके पार्ट से क्या आ रहा है? 2 नंबर के विकल्प आ रहे हैं, तो वो जंग का रासायनिक सूत्र भी आपसे विकल्पों में पूछ सकता है। तो देखिए हमारा टॉपिक है संचारण। अब वो क्वेश्चन पूछेगा भैया संचारण क्या है और उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको संचारण समझाऊंगा ना, कि धातु की सतह से आपका ये साइकिल का रिंग हो गया, है ना। अब होता क्या है कि जो जंग लगती है हमारी किस मौसम में लगती है भैया? ये लगती है बारिश, है ना। अब मतलब सीधा इसका संपर्क है नमी, है ना, और वायु। तो नमी या वायु की उपस्थिति में धातु की सतह से धातु का धीरे धीरे करके, या आप लिख सकते हो सने सने करके नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। यानी वायु या नमी की उपस्थिति में धातु की सतह से धातु का हटना या धीरे धीरे करके नष्ट होना या सने सने करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, और भी उदाहरण दे सकते हैं इसमें हम, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना, काले रंग की परत का चढ़ना। ठीक है, इसके बाद रोकने के उपाय। भैया रोकने के उपाय क्या हो जाएंगे? हम धातु की सतह को क्या कर देंगे? पेंट आदि कर देंगे, ग्रीस तेल आदि करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? संक्षारण को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा भैया, है ना, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? क्वेश्चन क्या हमारा, कि भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसके लिए समीकरण दीजिए। तो देखिए जैसा वो बोल रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र क्या होता है इसका? NaHCO3, है ना। फिर उसके बाद उसने बोला है
कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मैं तीनों के सूत्र लिख देता हूँ। पानी क्या होता है भैया, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सूत्र इसका, CO2, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, क्या बन रहा था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये सब चीजें आपको लिखना नहीं, ताकि ये तो सूत्र है ना, इन सूत्रों के माध्यम से आप उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या बनता है, इसके लिए समीकरण दीजिए। देखिए अब मैं लेता हूं अभिक्रिया का समीकरण। अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो अणु लेता हूं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इनको मैं क्या करता हूं, जैसा वो बोल रहा है गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करा तो क्या बन जाएगा भैया, पता है आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस क्या बनता है, H2O प्लस CO2। अब उसका जो क्वेश्चन है वो देखें, क्वेश्चन है उसका भैया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इससे भी आसान तरीके से मैं अगले चैप्टर के आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है।